नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफी डिटेल वीडियो है G20 के अराउंड। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीसीएस, सेंटर सेक्रेटेरिएट या यूपीएससी तरह की एग्जाम की। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। G20 हाल फिलहाल के न्यूज चैनल में हर एक जगह आप G20 के बारे में आप बातें सुन रहे होंगे। ये इसलिए भी है कि G20 इस साल 2023 में इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है और इंडिया का इसमें क्या योगदान है, सारे मीटिंग्स इंडिया में हो रही है, तो इसलिए G20 काफी चर्चा में है अभी इंडियन चैनल्स में। G20 के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो लेट 90s में, करीब अराउंड 1998 के अराउंड, उस समय एशिया में काफी इकोनॉमिक फॉर्मेशन हो रहा था, काफी इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा था। जो काफी डेवलप्ड कंट्री है उन लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसका नाम था G7, जिसमें 7 डेवलप्ड कंट्रीज की फॉर्मेशन हुई थी, जिसमें कनाडा, यूएसए, फ्रांस, यूके, इटली, जापान और जर्मनी थी। तो जब लेट 90s में इकोनॉमिक स्लोडाउन एशियन कंट्रीज में हो रहा था, तो ये G7 के मेंबर्स, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के ग्रुप के साथ मिलकर काम नहीं करना है, हमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी इस ग्रुप में डालना होगा ताकि ग्लोबली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबली इकोनॉमिक स्लोडाउन से हम लोग कैटर कर सके, उसके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देख सके या उसके प्रॉब्लम आने के पहले ही हम लोग कुछ कदम उठा सके। तो G7 जब फॉर्म हुआ था उस समय इंडिया और चाइना को उस ग्रुप में इसलिए नहीं डाला गया था क्योंकि उस समय वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज का ये मानना था कि जीडीपी के हिसाब से हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की स्टेटस नहीं दे सकते। उस समय भी इंडिया और चाइना की जीडीपी काफी देशों से अच्छी थी, तो भी इंडिया और चाइना को G7 के ग्रुप में नहीं डाला गया था क्योंकि इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम कम थी उस समय। तो उस समय G7 में सिर्फ 7 डेवलप्ड कंट्रीज ही थे। फिर लेट 1990s में अराउंड 98 के अराउंड ये G20 फॉर्म किया गया, जिसमें 20 कंट्रीज ने मिलके, जिसमें G7 के सारे कंट्रीज इंक्लूड है, कि फॉर्म किए G20। इसमें 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन को हेड करता है या रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमिटी के जो हेड है, और सब 19 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब इसको हेड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब G20 की फॉर्मेशन हुई अराउंड 98 में, तो उस समय सारे फाइनेंस मिनिस्टर और सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिलके ग्लोबल इकोनॉमिक सॉल्यूशन और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बातें डिस्कस करते थे। उस समय मीटिंग ज्यादा रेगुलर नहीं होता था और हर साल नहीं होता था। ये अराउंड 2007-2008 के अराउंड ये डिसाइड किया गया सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग और भी सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है पूरे वर्ल्ड में, एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, या बात कर लो वुमेन एम्पावरमेंट की, ये सब सारे प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए G20 ने 2 ट्रैक ऑफ वर्क फॉर्म किए। फर्स्ट ट्रैक फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं और सेकंड ट्रैक शेरपा ट्रैक बोलते हैं। हम लोग आएंगे शेरपा के बारे में बात करने, शेरपा होती क्या है और शेरपा की फॉर्मेशन कैसे है। तो ये 2 ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक जनरली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन से रिगार्डिंग डिस्कस करती है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर उस देश के और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये साल में जनरली 2 मीटिंग होती है, जिस देश में हो रही है उस देश में दो मीटिंग होगी। शेरपा जो हेड करते हैं शेरपा मीटिंग, हर एक देश के एक शेरपा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और शेरपा एक हेड होता है। वो इकोनॉमिक कंडीशंस के अलावा, इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अलावा और सब बातें डिस्कस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या वेदर क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बात करना। ये सब टॉपिक को रिलेटेड शेरपा लीड करते हैं। शेरपा का मल्टीपल मीटिंग्स होता है, मल्टीपल एजेंडास डिस्कस किए जाते हैं उस कंट्री में जो कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है। अब आते हैं हम लोग शेरपा टर्म्स होती क्या है। शेरपा एक्चुअली नेपाल के एक जाति से लिया गया नाम है। नेपाल में एक पहाड़ी जाति है जो माउंट एवरेस्ट में एज ए गाइड जैसा काम करते हैं, एज ए लीडर जैसा काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस ट्रैक पे जाना चाहिए, उसे शेरपा कहते हैं। तो उस लीडरशिप से ये शेरपा का नाम लाया गया और हर एक देश के हर साल एक शेरपा रिप्रेजेंट होते हैं जो G20 में रिप्रेजेंट करते हैं उस देश को। करेंटली इंडिया के शेरपा श्री अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के एक्स सीईओ है। ये 2023 में G20 के शेरपा बने हैं इंडिया की तरफ से। इसी तरह हर साल एक नई शेरपा होती है जो अलग अलग देश में G20 के मीटिंग्स होती है। अब G20 की मीटिंग्स या प्रेसिडेंसी कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि G20 के जो 19 कंट्री प्लस 1
यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन है वो सब कैसे डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड। तो ये सारे कंट्रीज को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है और ईच डिवीजन में 4 से ज्यादा कंट्री नहीं हो सकती है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज के नाम आप देख सकते हैं वीडियो में, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को किसी ग्रुप में नहीं डाला गया है, वो इंडिविजुअल है और सारे 19 कंट्रीज 5 सब डिवाइडेड ग्रुप में है। इंडिया ग्रुप 2 में आता है और ग्रुप 2 में इंडिया के साथ कौन कौन है वो हम लोग देख सकते हैं, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। तो ये तो हो गया सब डिवीजन ऑफ द G20 ग्रुप्स। अब प्रेसिडेंसी कैसे होती है? सबसे पहली बात, G20 की कोई भी परमानेंट कमेटी नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है या परमानेंट ऑफिसेस नहीं है, कोई सेंट्रल ऑफिस। ये काफी एजाइल और डायनेमिक मोड में काम करता है, इसलिए G20 काफी सक्सेसफुल और काफी इंपॉर्टेंस रखता है ग्लोबल मार्केट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन या इस तरह की बहुत सारी संस्था बनी थी, बहुत सारे ग्रुप्स बने थे वर्ल्ड के लिए, लेकिन वहां पे एक परमानेंट कमेटी या परमानेंट पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई था, जिसके कारण उसमें ज्यादा एजाइल और डायनेमिक नहीं था नेचर में। G20 की प्रेसिडेंसी काफी डायनेमिक और एजाइल है नेचर में, इसलिए हर साल एक नई प्रेसिडेंसी चुनी जाती है। जो देश प्रेसिडेंसी में आते हैं उस साल, वो सारे मेंबर्स को और सारे मीटिंग्स वही होल्ड करते हैं। तो G20 की प्रेसिडेंसी परमानेंट नहीं होती है। फर्स्ट थिंग, इसकी प्रेसिडेंसी एक रूटीन वाइज और एक राउंड रोबिन आप बोल सकते हो, या आज ये है तो कल कोई और कंट्री होगा, ये पहले से डिसाइड की जाती है। और ये भी ग्रुप वाइज, जो मैंने बताया सब ग्रुप होती है 19 कंट्रीज की, वो ग्रुप वाइज ही चुनी जाती है। जैसे लास्ट ईयर 2022 में इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी होल्ड की थी, 2023 में इंडिया है और नेक्स्ट ईयर ब्राजील है। तो ये पहले से डिसाइड होता है। 2024 में अफ्रीका को बोला जा रहा है। तो इस तरह से प्रेसिडेंसी होती है। तो प्रेसिडेंसी मिलना कोई अचीवमेंट नहीं है, प्रेसिडेंसी आपको एक साइकिल में मिल ही जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस देश के पास प्रेसिडेंसी होती है वो उस समय पूरे वर्ल्ड स्टेज पे अपने देश की डेवलपमेंट, अपने देश के स्किल, अपने देश की पॉजिटिव एटीट्यूड ये शो कर सकते हैं पूरे दुनिया में। जैसे अभी 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया सारे मीटिंग्स, शेरपास के सारे मीटिंग्स, फाइनेंशियल ट्रैक्स के सारे मीटिंग्स वो होल्ड कर रही है इंडिया के डिफरेंट सिटीज में। और इंडिया के जितने भी अच्छे चीज हैं, जैसे यूपीआई हो गया, डिजिटल फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो भी जैसे अभी स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब के बारे में पूरे वर्ल्ड स्टेज में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकती है और पूरे वर्ल्ड स्टेज इस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं। तो इसीलिए जो कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड करती है उस कंट्री के लिए ये एक गोल्डन या बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी मिली रहती है। इंडिया की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। ये डेट याद रखिएगा जो भी लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी तरह जब इंडिया की प्रेसिडेंसी खत्म होगी तो ये नेक्स्ट कंट्री, जैसे नेक्स्ट कंट्री ब्राजील है, तो ब्राजील को प्रेसिडेंसी ये पास कर देंगे। तो इंडिया के पास 1 साल है और 1 साल से काफी मीटिंग हो रही है इंडिया में। एक टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है ट्रोइका। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका 3 देश की एक चेन है। मैं जैसे समझाता हूँ उसको। जैसे अभी ट्रोइका क्या फॉर्म हुई है, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, ये 3 देश की चेन को एक ट्रोइका बोलेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इंडिया, ब्राजील और नेक्स्ट जो आने वाला है जैसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं, ये एक चेन बनेगी। तो हर साल एक कंट्री इस चेन से निकलती जाती है। ये 3 कंट्री का चेन इसलिए बनाया गया है कि जो भी एजेंडा 2022 में डिस्कस हुआ है उसके ट्रैकिंग के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए या उस पर और भी डिस्कशन के लिए, उसके कंटिन्यूटी के लिए उसको आगे 2023 में भी ला सके। इसलिए ट्रोइका का फॉर्मेशन काफी जरूरी है। अगर ट्रोइका नहीं होगा तो सारे कंट्रीज जो प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहे हैं वो अपने हिसाब से एजेंडा डिस्कस करेंगे और कोई भी कंटिन्यूएशन या कोई भी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं हो सकता है। तो ट्रोइका इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रोइका टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया कैसे ये प्रेसिडेंसी में क्या कर रही है, कैसे हो रहा है चीज, इसके बारे में। तो हम लोगों ने बात किया पहले G20 की फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके हिस्ट्री के बारे में, कब हुई, और उसके बाद G20 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या होती है। आपको G20 के डिटेल्स वर्किंग में जाना है तो G20 के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, वहां पे 2 ट्रैक आपको दिखेगा, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। उसके डिटेल्स वर्क और डिटेल्स वो एजेंडा क्या लेके चलते हैं वो आप देख सकते हैं। उसी तरह जब इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी होल्ड किया है तो इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट ये लोग एजेंडा लेके चले हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी उनके पास है कि वो भी अपने एजेंडा ले सकते हैं
और सब भी देश भी एजेंडा ले सकते हैं, लेकिन इंडिया के एजेंडा है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो ये सब कुछ एजेंडाज है जो इंडिया लेके जाना चाहती है ये G20 में, या लेके अभी डिस्कस कर रही है। अब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रैक 2 बार होती है, 2 बार इनकी मीटिंग होती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। शेरपा की मीटिंग बहुत सारी होती है एक ही साल में, और जैसे इस साल इंडिया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, तो इंडिया में शेरपास की काफी सारी मीटिंग हो रही है। ये लास्ट ईयर से मीटिंग चल रही है और अभी तक भी कंटिन्यू है। पहली मीटिंग उदयपुर में हुई थी। उदयपुर में सारे देश के सारे G20 के मेंबर्स के शेरपास आए थे जो रिप्रेजेंटेटिव अपने देश के लिए। वो सब वहाँ काफी चीज एक्सेप्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन के बारे में बात किए, और इंडिया ने उदयपुर में यूपीआई काफी बढ़ चढ़ के दिखाया। और यूपीआई एक अलग सा चीज है, एक वर्ल्ड के लिए गिफ्ट है, जो वर्ल्ड को समझना है कि यूपीआई अभी वर्ल्ड में कहीं भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल या इतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता है जितना इंडिया में होता है। इंडिया में छोटे सब्जी वाले भी यूपीआई यूज करते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यूपीआई यूज करते हैं। इस चीज का काफी अच्छा विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उदयपुर में दिया गया। उसके बाद हम्पी में हुआ था, फिर उसके बाद गोवा में जब हुआ था शेरपास की मीटिंग, तो वो जनरली फूड और टूरिज्म पे था। मैं उस समय वहाँ पे था और मैंने कविता किचन की जो हेड है उनको भी देखा, संजीव कपूर को भी देखा। तो सारे दिग्गज लोग फूड से रिलेटेड वो वहाँ आए थे। काफी अच्छे से गोवा को सजाया गया था G20 में। G20 की शेरपास की मीटिंग जिस सिटी में होती है वो सिटी में काफी डेवलपमेंट होता है, काफी चीज को सजाया जाता है, कुछ होना और रोड को काफी अच्छा बनाया जाता है और पूरे शहर को दिवाली ऐसा पूरा सजाया जाता है। तो शेरपास की मीटिंग अभी भी चल रही है। अब आते हैं हम लोग फाइनल G20 की बड़ी मीटिंग, जो फाइनल मीटिंग होती है जिसमें सारे 20 कंट्रीज, 19 इंडिविजुअल, 1 यूरोपियन यूनियन, जिसके रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन कम्युनिटी के जो हेड होते हैं, ये सब एक जगह आके काफी चीज जो एजेंडा शेरपास से या फाइनेंशियल ट्रैक से आया है उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में। ये दिल्ली में प्रगति मैदान में होने वाली है 8, 9, 10 सितंबर 2023। तो 3 दिन के लिए दिल्ली में सारा चीज बंद है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, सिक्योरिटी से रिलेटेड दिल्ली को काफी अच्छे से सजाया गया है। जो लोग दिल्ली में वो देख सकते हैं, यहाँ पे रोड काफी ग्रीनरी बनाया गया है, बहुत सारे, करीब मैंने सुना है कि मोर देन 3000 प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। स्मॉल प्लांट तो काफी लाखों में लगाए गए हैं। और ये हो रहा है विशेष एक स्थान में जिसे बोलते हैं प्रगति मैदान। प्रगति मैदान इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर, एक्सपो सेंटर है। प्रगति मैदान में सारे बड़े चीज का एक्सपो लगता है। लेकिन 2023 की प्रगति मैदान एकदम डिफरेंट है। ये रिनोवेट हुआ है, ये वर्ल्ड के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में आता है। इतना बड़ा है, ये अराउंड 123 एकड़ में है, सबसे बड़े एयर कंडीशन लॉबी है, और ये वर्ल्ड के लिए काफी अच्छा चीज होगा हमें इंडिया से दिखाना। तो प्रगति मैदान में सारी चीज हो रहे हैं। एरो सिटी को काफी सजाया गया है, क्योंकि वहां से टर्मिनल 3 से जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव, और हाँ, एक कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी बुलाया जाता है। जैसे इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है, तो ये कुछ गेस्ट कंट्री को बुला सकते हैं। जैसे अरब की कंट्रीज को इंडिया बुला रही है, अफ्रीकन की कुछ और कंट्रीज को बुला रही है। इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज को, और उनसे रिलेशन अच्छा रखने के लिए ये इंडिया इसको बुला रही है। तो ये वह G20 कैसे चल रही है, और इंडिया में इसमें काफी अच्छे से एक तरह से उत्सव जैसा मनाया जा रहा है। और हाँ, जो लोग दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो अपना डेट्स, अपने रोड देख ले, कौन सा रोड ब्लॉक है, कहाँ अलाउड है, कहाँ नहीं अलाउड है, ये सब देख के और टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चले। तो ये था G20 के मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पेश किया। आपको काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप G20 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। प्लीज इसका फायदा उठाएं, कमेंट में पेश करें कि आपकी सजेशन, आपके सुझाव जो भी हैं। अब फिर मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ नए दिन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर।